नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हरियाणा में एक रैली को संबोधित करते हुए अपनी सरकार के 100 दिनों के कामकाज का भी जिक्र किया और कहा कि कृषि क्षेत्र से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए और इसके पीछे प्रेरणा 130 करोड़ भारतीय हैं। वहीं रविवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के 100 दिनों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 100 दिन में तेजी से फैसले लिए। इस दौरान जन भागीदारी की कई योजनाएं शुरू हुई, जिनमें ट्रिपल तलाक, पॉक्सो, समान वेतन, किसानों को मदद जैसे निर्णय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण निर्णय इतने दिनों में शायद ही कभी पूरे हुए हों। इस दौरान नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370, 3 तलाक, सड़क सुरक्षा, आतंकवाद पर लगाम और बैंकों के विलय जैसे कई ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाए हैं। आज की चर्चा में समझेंगे कि इन 100 दिनों में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण पहल हैं जिनका बड़ा असर देखने को मिला है या कहीं भविष्य में देखने को मिल सकता है। साथ ही ये भी समझेंगे कि अब आगे आने वाले समय के लिए ये 100 दिन क्या संकेत देकर जा रहे हैं और आगे की राह में चुनौतियां कौन सी हैं जिनसे सरकार को निपटना होगा। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है AK भट्टाचार्य साहब, एडिटोरियल डायरेक्टर, बिजनेस स्टैंडर्ड। आपका बहुत बहुत स्वागत है भट्टाचार्य सर। वहीं हमारे साथ हैं ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर सर। प्रफुल्ल केतकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कुमार सिंह जी। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। प्रफुल्ल सर, अगर आपसे शुरुआत करूं तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इन 100 दिनों में क्रांतिकारी परिवर्तन, कई बड़े फैसले, विकास, बदलाव, ये 100 दिन इसके रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि क्या सरकार खुद को एक निर्णायक सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है और कौन सी ऐसी बड़ी पहल हैं जिन्हें आप मानते हैं कि 100 दिनों के अंदर ये बड़े कदम सरकार ने उठाए? देखिए, शायद सरकार में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर ये 2019 का मैंडेट मिलने के समय से ही ये कहीं ना कहीं मानसिकता बनी हुई है कि अभी कंपटीशन जो है वो 2014 के पहले की सरकारों से नहीं है। अब 14 से 19 का परफॉर्मेंस है, उसके साथ ही कंपटीशन है। तो ऐसे में क्या जो एक हम कह सकते हैं कि बेस जो 14 से 19 में बना है, उसके आगे जाकर लोगों के अपेक्षा के अनुरूप क्या और कैसे निर्णय लिए जाए, इसको लेकर मुझे लगता है कि पहले से ही पहल शुरू हुई थी। और जैसे कि खबरों में भी आ रहा था कि 100 दिन का एजेंडा पहले से ही बनाने के लिए सरकार मिनिस्ट्री लेवल पर कहा गया था। बहुत सारे मिनिस्टर्स ने अपने जो टारगेट से वो भी दिए थे। सेक्रेटरीज के प्रेजेंट जो प्रगति वाला जो उनका रिपोर्ट कार्ड होता है, उसमें भी इसका जिक्र आया था। लेकिन जो 2-3 इसमें आयाम यदि हम देखें जो महत्वपूर्ण हैं, तो मैं उसको ऐसे देखूंगा कि सोशल, या जिसको हम कह सकते हैं कि जन भागीदारी के आधार पर जो कार्यक्रम है, जैसे जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण होना और उसके आधार पर हर घर को 2024 तक पानी, हर घर में टैप वाटर मिले, इसका एक तरह से पहले से ही एक खाका खींचना, उसके अनुरूप प्लानिंग शुरू होना, मुझे लगता है कि एक बड़ा जल संरक्षण, जल संवर्धन और इसको लिखता है मुझे भागीदारी, जन भागीदारी को लेकर एक बड़ा ये निकलेगा। दूसरा है एक तरह से हम कह सकते हैं कि सुरक्षा और देश की एकता और अखंडता को लेकर, चाहे NIA के केसेस के ऊपर फॉलोअप हो, UAPA में अमेंडमेंट हो या 370 में अमेंडमेंट लाना हो, 35A का जाना हो, तो ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि या पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक तरह से अलग थलग डिप्लोमेटिकली करना हो। और तीसरा जो है वो आर्थिक पक्ष है। वहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, शायद अशोक जी उस पर ज़्यादा चर्चा कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा चैलेंज जो है कि क्या हम, और वो केवल सरकार के लिए नहीं है, देश के नाते, समाज के नाते हमारे सामने भी वो चैलेंज है कि क्या हम ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी के नाते भी, एक पारदर्शी सरकार और पारदर्शी व्यवस्था के नाते भी, क्या हम उतनी ही ग्रोथ रेट मेंटेन कर सकते हैं क्या, या फिर जब तक कोई करप्ट रूट्स ना हो या पार्किंग के अलग अलग एवेन्यूज़ उपलब्ध ना हो, तब तक हमें वो ग्रोथ रेट रखना मुश्किल हो जाता है।
ये भी हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। सरकार ने उसके संबंध में भी कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन मुझे लगता है उसके परिणाम आने वाले समय में कैसे दिखते हैं वो इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, और जो चुनौतियां हैं उन पर और बारीकी से भी हम बात करेंगे आगे। प्रदीप जी, सोशल सेक्टर की अगर बात करें तो किसान, मजदूरों, गरीबों के लिए पेंशन और आर्थिक मदद जैसी योजनाओं का जिक्र हमने देखा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 करोड़ घर बने, 1.25 करोड़ अगले 2 से 3 साल में बनेंगे, सरकार कह रही है। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। जो सोशल सेक्टर है उसमें इन 100 दिन की पहल को या काम को आप कैसे आंक रहे हैं? नहीं, देखिए, कुल मिलाकर आप देखें तो पिछले 5 साल ऐसा लगता है सरकार ने एक बड़ी इमारत की नींव तैयार की। अच्छा। अब उस पर भवन निर्माण बड़ा तेज़ी से होने लगा है। आप इम्प्लीमेंटेशन की रेट अगर देखें पिछले 5 साल की और अभी 100 दिन की, तो आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। और जहाँ 5 साल में जो काम किए उससे आगे का, जैसे स्वच्छता की बात करें, 9 करोड़ टॉयलेट बन गए, ओपन डिफेकेशन फ्री जो है ज़्यादातर गांव हो गए। अब आगे क्या, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, घरों में नल का पानी पहुँचे इसकी बात हो रही है। इसके अलावा आप अगर आप देखें तो सोशल सेक्टर में पिछले 5 साल में जो किया गया है उसके साथ साथ अब इकॉनमी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सबको महसूस हो रहा है। एक बात जो सबको लग रही है कि ये सरकार पॉलिटिकल मैसेजिंग में उसका कोई सानी नहीं, कोई जवाब नहीं है। जिस तरह के कम्युनिकेटर हैं प्रधानमंत्री, ये अब किसी को बताने कहने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या विपक्ष को शायद इसी बात से हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो इकोनॉमिक मैसेजिंग है सरकार की वो कहीं वीक नज़र आती है। वो एक बड़ा चैलेंज है। जो समस्या है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं कर रही है। बजट के बाद से जितने कदम उठाए गए हैं उनको आप देख लें। पिछले 5 साल में जो कदम उठाए गए, आप आईबीसी की बात करें, जीएसटी की बात करें, रेरा की बात करें, डिमोनेटाइजेशन की बात करें, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के प्रॉपर्टी के खिलाफ कानून की बात करें, ये सब ऐसे काम हैं, कानून बने हैं जो व्यवस्था में पारदर्शिता, ईमानदारी और भ्रष्टाचार को हटाने के लिए लाए गए। ठीक है। अब उस रास्ते पर आगे एक चैनल बन गया है, उस रास्ते पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सरकार उसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाह रही है। अभी जो प्रफुल्ल जी बात कह रहे थे कि क्या ये भी एक चैलेंज है हमारे सामने होगा कि बिना बेईमानी के, बिना भ्रष्टाचार के आर्थिक विकास की वो दर नहीं पाई जा सकती। शायद वो नहीं होगा। एक उदाहरण, अभी हाल ही में एक इंडस्ट्रिस्ट उदय कोटक ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भारतीय समाज में एक बिहेवियरल चेंज आ रहा है। उन्होंने अपने बेटे का उदाहरण दिया कि वो ऑफिस अपनी कार से नहीं आता, उसने कार खरीदने से मना कर दिया। वो ओला या उबर से आता है, इस तरह की टैक्सी सर्विसेज जो है उनसे आता है। पार्ले जी बिस्किट की बड़ी चर्चा हुई देश में कि जो है वो इतनी गरीबी आ गई है कि पार्ले जी का 5 रुपए का पैकेट बिस्किट का नहीं खरीद पा रहे हैं लोग। लेकिन लोगों की पसंद बदल रही है। आप किसी झुग्गी बस्ती में भी चले जाइए तो बच्चे वो क्रीम वाला बिस्किट खोजते हैं, वो किंडर जॉय पैसा इकट्ठा करके खाना चाहते हैं। तो ये जो बदलाव आ रहा है, इसको भी सरकार के लिए की नीतियों को बनाते समय इसको भी ध्यान में रखना। जब हम इकॉनमी की बात करें तो इन बदलावों की भी बात करें। ठीक है, यानी बिहेवियरल जो चेंज है उसका भी आप जिक्र कर रहे हैं। और आर्थिक पक्ष जिसको लेकर कुछ आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। सरकार कह रही है कि ये जो है ये कुछ समय के लिए है और ऐसा पहले भी होता रहा है। तो रोजगार और आर्थिक क्षेत्र को लेकर आप क्या कहेंगे? हम जानते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा हुआ है सरकार ने। आर्थिक क्षेत्र की पहलों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मेरे अनुमान में जो केतकर जी ने कहा कि पारदर्शिता का अभाव में वृद्धि दर कैसी रहेगी, मैं समझता हूँ कि पारदर्शिता के अभाव से भी जो वृद्धि दर बरकरार रख सकते हैं हम, मेरा ये मानना है। जो समस्या जो आ रही है वो काफ़ी स्ट्रक्चरल भी है और साइक्लिकल भी है। दोनों का एकदम एक साथ आना भारतीय अर्थनीति के लिए बहुत बड़ा एक
मैं झटका समझता हूँ। ये नहीं है कि ये अचानक आ गया। अगर आप देखें जो सरकार बनने के एक दिन बाद जो जीडीपी के आंकड़े आए, उसमें हमारी अर्थनीति की जो वृद्धि दर वो 5.8% में जनवरी अप्रैल में आ गई। उसके बाद करीबन 100 दिन जब ख़त्म हुए, उसके बाद जो आंकड़ा जो आया वो अप्रैल जून का जो आंकड़ा था वो 5% में आ गया। तो साफ है कि एक ट्रेंड है। और अगर आप 100 दिन के काम को देखेंगे, मैं ये समझता हूँ कि जो सरकार ने काम किया है वो रिएक्टिव काम किया है, प्रोएक्टिव काम नहीं किया है। ये साफ लग रहा है कि अगर आप बजट को देखें, बजट की जो परिप्रेक्ष्य जो थी वो एक इकोनॉमी की, एक मंदी में आई हुई इकोनॉमी है, वो धीमी इकोनॉमी की गति धीमी हो गई थी। तो 5 जुलाई को जब बजट पेश किया गया था, ये साफ जाहिर था कि इकोनॉमी एक धीमी गति से बढ़ रही है। तो उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि सरकार की जो रिस्पॉन्स जो थी वो पूरी तरह सटीक नहीं थी। और उसीलिए मेरा मानना ये है कि ये जो भी डिसीशंस लिए गए हैं वो रिएक्टिव हैं, और हमें इस वक्त ऐसे डिसीजन चाहिए जो प्रोएक्टिव हो सकते हैं। तो अगर मान reactive लीजिए में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत एक प्रोएक्टिव डिसीशंस है। अगर मान लीजिए स्क्रैपेज पॉलिसी जो है ऑटोमोटिव सेक्टर, आपने बिहेवियरल की बात की कि किस तरह से शेयर इकोनॉमी, जैसे उबर, ओला या स्विगी या जोमेटो को हम शेयर इकोनॉमी का एक रिफ्लेक्शन हिस्सा समझते हैं। तो ये शेयर इकोनॉमी तो हमारी बिहेवियर से साफ जाहिर है आगे बढ़ेगी और भी होगी। तो इसको हम किस तरह से जो हमारी अर्थनीति की जो मैनेजमेंट में हम इसको संभाल सकें, क्योंकि इसके साथ जीएसटी भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ टैक्सेशन स्ट्रक्चर भी जुड़ा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पहले 100 दिन का आकलन करेंगे तो ये अच्छा होगा कि अगर हम अगले 100 दिन का स्टेप्स आज ही हम ले लें। क्योंकि अदरवाइज अगर हम इसको रिएक्टिव पॉलिसी और भी लेते रहें तो मुझे लगता है कि जो इकोनॉमी की जो बाधाएं जो हैं, समस्याएं जो हैं, वो बढ़ सकती हैं, घटेंगी नहीं। तो प्रफुल्ल जी, ऐसे सर कह रहे हैं कि अगले 100 दिन के जो स्टेप्स हैं वो आज ही हम तय कर लें। हमने देखा था जब सरकार बनी थी तो 100 दिन का एजेंडा पहले ही तय हो गया था। तो क्या उसका रिफ्लेक्शन आप कैसा देख रहे हैं? अगर पहले एजेंडा तय हुआ है और अब हम देखेंगे कि अलग अलग जो मंत्री हैं वो भी अपना लेखा जोखा पेश करेंगे, तो नहीं, देखिए ऐसा है कि 100 दिन का जब एजेंडा तय होता है तो 100 दिन के एजेंडे में सारी चीज़ें 100 दिन में हासिल करनी, ऐसा नहीं होता है। उसमें कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ पूरे टेन्योर के होते हैं। तो कुछ टारगेट जो है वो 2024 तक के हैं। जैसे अभी 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर 100 लाख करोड़ का है, तो वो कोई 100 लाख करोड़ इसी साल में नहीं होने वाला, और उसका यूटिलाइजेशन भी इसी वर्ष में। तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार उसका मनी सर्कुलेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डिमांड सप्लाई का सारा साइकिल, ये सारा कितना पुश सरकार कर पाएगी, उसमें लगता है मुझे कि आरबीआई से कुछ एक्सेस फंड सरकार को मिलना, ये भी एक बहुत बड़ी राहत मिली है। लेकिन ये सारे तात्कालिक मेजर्स हैं। सही में सवाल ये है कि जो 100 दिन के एजेंडे के जो की इश्यूज थे उनको कितना अचीव कर पाए हैं, और उनमें से कौन से इश्यूज है जिनको बड़ी गति से आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे 2 उदाहरण मैं दूंगा। दोनों एक तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए। जैसे एक 15 अगस्त को घोषणा हुई, काम पहले से चल रहा था। 2016 में मुझे याद है मैंने ही इंटरव्यू किया था, मनोहर पर्रिकर उस समय रक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने, फिर शेखटकर कमेटी ने उस पर काम किया और सीडीएस का प्रस्ताव आया था। प्रधानमंत्री ने अभी घोषणा की, कैबिनेट में उसने प्रस्ताव पारित हुआ। अब ये बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि हमारी तीनों सेनाओं में एक सूत्रता है, इसलिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। और उसमें अभी जो अलग अलग नए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इमर्ज हो रहे हैं,
जैसे साइबर सिक्योरिटी है, अब वो कोई आर्मी नेवी या एयरफोर्स के इसमें हम कंपार्टमेंट में नहीं कर सकते। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन और इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसमें एक सिनर्जी कैसे लाई जाए, तो इसको लेकर घोषणा हो गई, कैबिनेट का डिसीजन हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना क्विकली होता है और किस तरीके से होता है, उस पर भारत के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, इसका बहुत सारा खाका आने वाले समय के लिए हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं डिफेंस सेल्फ रिलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वैसे ही 370 को लेकर है कि हमने अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया जम्मू कश्मीर स्टेट का। अब गवर्नेंस रिलेटेड वहाँ के जो इश्यूज है वो लोगों तक उसके फ्रूट्स पहुँचे, ये हम कितना क्विकली इंश्योर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 100 दिन में ऐसे जो डिसीजंस है, जो की डिसीजंस पिछले 100 दिन में लिए गए हैं, उनका एग्जीक्यूशन लेवल कितना पीपल सेंट्रिक होता है, कितना वो गवर्नेंस के इन पैरामीटर्स को सही दिशा में लेकर जाने वाला होता है, इस पर यह निर्भर करेगा कि ये 100 दिन कितना फ्रूटफुल रहा। डिसीजंस तो बड़े डेयरिंग, मतलब लोग अभी भी 5 जुलाई से ज़्यादा 5 अगस्त को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, लेकिन अब चैलेंज ये है कि 31 अक्टूबर को जब ये सारा का सारा रीऑर्गेनाइजेशन बिल इम्प्लीमेंट होगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे जब सारे हालात सामान्य होते जाएंगे, वहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होंगे, तो ऐसी स्थिति में एक इन्वेस्टर समिट की बात चल रही है। बाकी सारे राज्यों को इन्वॉल्व करके वहाँ पे टूरिस्ट एक इन्वेस्टमेंट समिट का भी टूरिज्म को लेकर एक प्रस्ताव है। तो इनको वहाँ के लोगों को ये लगने लगे कि वी आर बेटर ऑफ विदाउट द प्रोविजंस दैट एग्जिस्टेड इन 370, ये लगना, ये उनको रियलाइज कराना, मुझे लगता है ये एक बड़ा चैलेंज है। तो आपने एक डिसीजन लिए है उसको, और बड़े डेयरिंग डिसीजन लिए है, उसको आगे आप कैसे लेकर जा सकते हो, ले जाते हो, उस पर अगले 100 दिन उसके लिए टेस्टिंग पॉइंट होंगे। ठीक है, आगे इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है वो प्रफुल्ल सर कह रहे हैं और आप तीनों ही अपने चर्चा में कहीं ना कहीं कह रहे हैं। लेकिन सर, जो योजनाएं बनी, कहीं ना कहीं सरकार ये कहती है कि हम योजनाओं को उसके जितना टर्म है, जो लक्ष्य हमने तय किया पूरी होनी चाहिए, उसके पहले हम उन योजनाओं को पूरा करके दे रहे हैं। एक आयुष्मान भारत, अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करूं तो सरकार कह रही है कि हमने 41 लाख मरीजों ने इस योजना के तहत अपना इलाज करवाया है। तो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर संकेत क्या दिए हैं अभी तक इन 100 दिनों में सरकार ने? देखिए, 100 दिन ही नहीं, पिछले 5 साल की भी बात करें, 100 दिन में तो निश्चित रूप से एक इस सरकार की जो खूबी रही है वो ये रही है इसकी स्पीड और स्केल। हाँ। जिस स्पीड से काम किया है और जिस स्केल पर काम किया है वो पिछली सरकारों से अलग है। तो वो दिखाई देता है कि आप जितना 4-5 दशकों में रसोई गैस के कनेक्शन मिले उतने आपने 3-4-5 साल में दे दिए। शौचालय जितने जो है 50-55-60 साल में बने, उससे ज़्यादा आपने बना दिए इन 5 सालों में। तो ये स्केल जो है वो दिखाई देता है। लेकिन 100 दिन की बात करें तो आप देखें ज़्यादातर जो फैसले हुए हैं वो राजनीतिक ज़्यादा हैं, उसमें राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति नज़र आती है और वो उसको लोगों ने स्वीकार भी किया है। लेकिन सरकार के सामने चुनौती, फिर कह रहा हूँ कि वो आर्थिक है। आर्थिक मोर्चे पर बड़ी चुनौती है। और देखिए, अभी जो स्थिति है, इतना सब दिक्कतों के बावजूद ये पॉलिटिकल क्राइसिस में अगर नहीं बदल रहा है तो उसके 2 बड़े कारण हैं। एक, लोगों का मानना है कि जो ये स्थिति है वो केवल इस सरकार की वजह से नहीं है। दूसरा, कि इसको अगर कोई ठीक कर सकता है तो यही सरकार कर सकती है, यही नेतृत्व कर सकता है। लेकिन इस सरकार के पास इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है। ये 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने ज़्यादा से ज़्यादा कहें और बजट तक का समय आप मान लें। अगर ये स्थिति में गिरावट जारी रहती है, विकास दर में गिरावट जारी रहती है, तो सरकार के लिए ये जो आर्थिक संकट है वो राजनीतिक संकट में तब्दील हो सकता है, इसका खतरा है। और सरकार इस बात को समझ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो AKB साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि जितने की ज़रूरत थी उस मात्रा में कदम नहीं उठाए गए। ठीक है, प्रोएक्टिव जो होना चाहिए कि आप आज की क्राइसिस का हल मत निकालिए, आगे जो आने वाली है उसको भी देखकर आगे का भी जो है वो कदम आज से उठाना शुरू कीजिए।
तो वो रास्ता दिखना चाहिए कि आप उस रास्ते पर जा रहे हैं। अगर आप इस गिरावट को रोकने में इसको थामने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो उसके लिए सरकार के पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। और भट्टाचार्य सर, जो अभी हम बात करें तो बैंकों के मर्जर का जो फैसला हुआ, जीएसटी और इनकम टैक्स में बदलाव देखे, और सरकार कह रही है कि पिछले साल हमने चीन से ज़्यादा एफडीआई पाया, और लोन को रेपो रेट दर से जोड़कर वो कह रही है कि हमने लोन सस्ता किया है। तो ये सभी रिएक्टिव हैं? मैं मानता हूँ ये रिएक्टिव स्टेप्स हैं। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखें कि ये स्टेप्स अपने आप में अच्छे स्टेप्स हैं। हालांकि कोई लोग कह सकते हैं कि बैंकों का विलय, इतने बैंकों का एक साथ विलय करना क्या जोखिम भरा स्टेप हो सकता था और हो सकता भी है, पर मैं मानता हूँ कि ये सारे स्टेप्स जो हैं ये अच्छे स्टेप्स हैं। इकोनॉमिक में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म में इसका ज़रूर कोई बेनिफिट मिलेगा। पर मुझे लगता है कि इस वक्त एक सरकार में एक होता है पॉलिटिकल मैंडेट और एक होता है इकोनॉमिक मैंडेट। बिल्कुल। और वो पॉलिटिकल मैंडेट और इकोनॉमिक मैंडेट जो वो फुलफिल करते हैं पॉलिटिकल कैपिटल से। नाउ मेरा जिस तरह से 100 दिन में मुझे लगा कि इस सरकार के पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कैपिटल है, बहुत ही ज़्यादा, इसमें वो पॉलिटिकल मैंडेट भी पूरा कर सकता है पर इकोनॉमिक मैंडेट भी पूरा कर सकता है। पर हमने अभी तक जो देखा है और जो आभास मिले हैं वो पॉलिटिकल मैंडेट पूरा हो रहा है पर इकोनॉमिक मैंडेट में सिर्फ इकोनॉमिक वेलफेयरिज्म में अटका हुआ है और रिएक्टिव स्टेप्स हो रहे हैं। पर मुझे लगता है कि हमारी अर्थनीति ऐसे अवस्था में आ गई है जहाँ पे हमें एक डीप रिफॉर्म, मेजर फैक्टर मार्केट रिफॉर्म, वही जो स्टेप हमने पॉलिटिकल मैंडेट फुलफिल करने में देखी, शायद वैसी ही इकोनॉमिक मैंडेट को पूरी करने के लिए सख्त रोबस्ट डिसीजन की ज़रूरत है और वो लेने के लिए इस सरकार में ताकत है। अच्छा। तो और वही मुझे लग रहा है कि उसी में जरा थोड़ा बहुत आशा भंग की बात हो सकती है। मतलब ताकत है और उम्मीद भी इसी सरकार से है, इसी से है। जनता उम्मीद भी इसी सरकार से कर रही है। प्रफुल्ल सर, लास्ट में मैं एक कमेंट आपसे चाहूँगी विदेश नीति को लेकर, जो पहल हुई और जिस तरह हमने देखा कि G7 समिट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, खासतौर पर जो सम्मान मिले, छोटा सा अगर आप कमेंट दें विदेश नीति को लेकर, किस तरह रहे हैं? देखिए, इस विदेश नीति का वैसे पिछले हम 5 साल का भी सरकार का काल देखें तो फ्रेंडशिप विथ एवरीबडी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कोर नेशनल इंटरेस्ट, ये सरकार की नीति रही है। दूसरी बात रही है कि कहीं पे भी हमारी किसी के साथ भी रिश्ते ये हाइफनेटेड नहीं है। मतलब हम रशिया के साथ फिर से एग्रीमेंट नए कर रहे हैं तो उसके वजह से यूएस क्या सोचेगा या यूएस के साथ के रिलेशनशिप क्या होंगे, पैलेस्टाइन के साथ कर रहे हैं तो इजराइल के साथ क्या होगा, ईरान के साथ कर रहे हैं तो सऊदी के साथ क्या होगा, इस लाइंस पर ये सरकार नहीं सोच रही है। सरकार हर देश के साथ इंडिपेंडेंटली और जो मेजर फोरम्स है, जो मल्टीलैटरल फोरम्स है, वहाँ पे भी हमें ये दिख रहा है कि कोर इंटरेस्ट को, जैसे टेररिज्म के इशू को कोर इशू बनाकर इस गवर्नमेंट ने पहले भी हम कहते थे, लेकिन जिस तरह से लाया है और जिस तरह से पाकिस्तान का नाम लिए बिना भी टेररिज्म के इशू को एक कोर इशू बना दिया है, मुझे लगता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी होता था तो सबसे पहला सपोर्ट पाकिस्तान को जो मिलता था वो इस्लामिक कंट्रीज़ के ब्लॉक से मिलता था। ओआईसी की तरफ से अभी इस बार ना कोई रिजोल्यूशन है, ना कोई स्टेटमेंट है, इंडिविजुअली सारे कंट्रीज़ ने भारत को सपोर्ट किया। ये दिखाता है भारत का जो कद है वो बहुत बड़ा है और बहुत भारत की जो रणनीति है इस मामले में वो बहुत बदल चुकी है। भारत एक इमर्जिंग रिस्पॉन्सिबल देश तो है ही, बाकी सारे देश उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी देखते हैं भारत के साथ एंगेज होने में। वही साउथ ईस्ट एशिया के देशों में भी हम देखते हैं, जापान तक पूरा ईस्ट का हम देखें तो सारे देश भारत के तरफ ही उम्मीद लगा के देखे। अभी रिसेंटली इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ मालदीव में, तो बाकी देश भारत को कह रहे कि यू आर प्रोटेक्टर ऑफ इंडो पैसिफिक, यू आर प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन ओशन, वी आर सीइंग अ बिगर रोल, एक्सपेक्टिंग बिगर रोल फ्रॉम इंडिया। तो ये मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से बड़ा बदलाव है और ये केवल डिप्लोमेटिक नहीं है, ये मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक
फॉरेन पॉलिसी के जो लार्जर ऑब्जेक्टिव्स है उनको सबको समाहित करने वाला है। बिल्कुल। तो इसी के साथ देश देशांतर की इस चर्चा का समय यहीं पूरा हो रहा है और मैं तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इनका हम इंतजार करते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।